द डीप डाइव की एक और गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर के सबसे अद्भुत लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिए जाने वाले अंगों में से एक से जुड़ा है। कान की बात कर रही है ना? बिल्कुल। आज का हमारा मिशन मानव कान यानी ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम की शारीरिक रचना और उसकी कार्य प्रणाली के पीछे छिपे बेहद विस्तृत और जटिल जीव विज्ञान को डिकोड करना है, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जब हम कान शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ सुनने का एक उपकरण है। हाँ, मतलब एक माइक्रोफोन जैसा। लेकिन जो रिसर्च और एनाटॉमी आज हम खंगालने वाले हैं वो ये साबित करती है कि कान सिर्फ एक माइक्रोफोन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बेहद जटिल और रहस्यमयी मशीन है। सही कहा, एक ऐसी मशीन जो संतुलन भी बनाती है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि बिना किसी उबाऊ और जटिल मेडिकल शब्दावली में उलझे इस विषय को रोचक बनाया जाए। बिल्कुल, विज्ञान को आसान भाषा में समझना ही तो असली मजा है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं और हमेशा की तरह इस विज्ञान के सफर में इन जटिल तथ्यों को सुलझाने के लिए हमारे विशेषज्ञ साथी भी मौजूद हैं। तो मानव कान की ये एनाटॉमी असल में कितनी गहरी है? इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। अगर हम इंसान के कान की एनाटॉमी को देखें तो ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 3 मुख्य भागों में बटी हुई है। 3 भाग? हाँ, ये 3 भाग हैं बाह्य कर्ण यानी बाहरी कान, मध्य कर्ण या मिडिल ईयर और आंतरिक कर्ण जिसे इंटरनल ईयर कहते हैं। इन तीनों हिस्सों का अपना एक अलग और बहुत ही विशिष्ट काम है। और मुझे लगता है कि जब ये तीनों एक साथ काम करते होंगे तभी आवाज समझ आती होगी। बिल्कुल सटीक। जब ये तीनों एक सटीक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं तभी ध्वनि जैसी अमूर्त चीज हमारे दिमाग के लिए एक समझने योग्य संकेत में बदल पाती है। तो चलिए इस विजुअलाइजेशन को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। कल्पना करें कि पीछे का बैकग्राउंड अब जीव विज्ञान के विस्तृत रेखाचित्रों और ध्वनि तरंगों के शानदार पैटर्न में बदल गया है, क्योंकि आज हम ध्वनि के बाहरी हिस्से से टकराने से लेकर शरीर के संतुलन को बनाए रखने तक की पूरी यात्रा को विस्तार से समझने वाले हैं। ये बैकड्रॉप वाली कल्पना वाकई अच्छी है। तो इस यात्रा की शुरुआत बिल्कुल बाहर से करते हैं, बाह्य कर्ण से। ये वो हिस्सा है जो हमें आईने में दिखाई देता है। हाँ, जिसे हम छू सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें शामिल हैं। पहला है कर्ण पल्लव, जिसे ईयर पिन्ना कहते हैं, और दूसरा है बाह्य कर्ण नाल यानी एक्सटर्नल ईयर कैनाल। तो ये जो कर्ण पल्लव है यह वह बाहरी ढांचा है जो एक रडार की तरह काम करता है ना? आसपास की आवाजों को इकट्ठा करके कान के अंदर भेजता है। हाँ, एक फनल या कीप की तरह। लेकिन यहाँ एक धारणा है जिस पर अक्सर बहस होती है कि ये बाहरी कान तो विकास के क्रम में बस एक बचा हुआ अवशेष है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीव विज्ञान में लंबे समय तक एक आम धारणा रही है कि इंसान का बाहरी कान या कर्ण पल्लव एक अवशेषी संरचना है, मतलब वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। हाँ, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, जिसका अब कोई खास काम नहीं बचा है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। कर्ण पल्लव कोई अवशेषी संरचना नहीं है। अच्छा? बिल्कुल नहीं। इसकी घुमावदार बनावट ध्वनि तरंगों को पकड़ने और उनकी दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सपाट होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि आवाज ऊपर से आ रही है या नीचे से। अरे वाह, मतलब वो जो कान के बाहर अजीब से घुमाव होते हैं वो असल में दिशा पहचानने के लिए हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि जो चीज वास्तव में अवशेषी है वो है इस कर्ण पल्लव से जुड़ी मांसपेशियां, जिन्हें ईयर पिन्ना मसल्स कहा जाता है। रुकिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कान को हिलाने वाली मांसपेशियां मौजूद तो हैं लेकिन वे काम नहीं करती? बिल्कुल। हाँ, वे बस नाम के लिए रह गई हैं। हाँ, इसीलिए इंसान बिल्लियों या कुत्तों की तरह किसी आवाज की दिशा में अपने कान घुमा नहीं सकते। सोचिए, अगर हम अपने कान घुमा पाते तो एक भीड़ भरे कमरे में किसी की बात सुनना कितना आसान हो जाता। हाँ, वो रेडार डिश की तरह घूमते। विकास के क्रम में इंसानों ने अपनी गर्दन को ज्यादा लचीला बना लिया, इसलिए कान घुमाने की जरूरत खत्म हो गई और वे मांसपेशियां अवशेषी हो गईं। प्रकृति का अपना ही एक अलग हिसाब किताब है। सही कहा। खैर, कर्ण पल्लव से आवाज इकट्ठा होने के बाद वो बाह्य कर्ण नाल में प्रवेश करती है और यहीं पर एक ऐसी चीज का जिक्र आता है जिसको लेकर अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप ईयर वैक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ईयर वैक्स या कान का मैल। इस नली में सेरुमिनस ग्रंथि नाम की एक विशेष ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि सीरुमिन नाम का एक पदार्थ छोड़ती है जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं, जिसे हम अक्सर साफ करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं। उमर,
और डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं, बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि कॉटन बर्ड उसे और अंदर धकेल देता है। लेकिन शरीर आखिर ये वैक्स बनाता ही क्यों है? मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ गंदगी है। नहीं नहीं, ये वैक्स असल में कान की सुरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। ये धूल, मिट्टी और कीड़ों को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन इसके पीछे का जीव विज्ञान और भी गहरा है, जो शायद कम ही लोग जानते हैं। अच्छा, वो क्या है? ये सिरुमिनस ग्रंथि कोई बिल्कुल नई संरचना नहीं है। विकास की प्रक्रिया ने इसे शरीर में पहले से मौजूद सिबेशियस ग्रंथि यानी हमारी त्वचा की तैलीय ग्रंथि से ही रूपांतरित या मॉडिफाई किया है। मतलब जो ग्रंथि हमारे चेहरे पर तेल बनाती है, वही कान में वैक्स बना रही है। बिल्कुल। प्रकृति ने त्वचा के तेल बनाने वाले कारखाने को कान के अंदर एक ऐसा मोम जैसा पदार्थ बनाने के लिए हैक कर लिया, जो कान के नाजुक पर्दे को फंगस और गंदगी से सुरक्षित रख सके। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का सच में एक बेहतरीन उदाहरण है। कोई भी नई चीज बनाने के बजाय पुरानी चीज को ही नया काम दे दिया गया। हाँ, इवोल्यूशन अक्सर ऐसा ही करता है। अब बाहरी कान ध्वनि को अंदर तो भेज रहा है, लेकिन यहाँ ध्वनि की आवृत्तियों, मेरा मतलब है फ्रीक्वेंसीज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान हर तरह की आवाज नहीं सुन सकता। बिल्कुल, हमारी एक रेंज है। हाँ, इंसान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही पकड़ सकता है। इसे श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल साउंड कहते हैं। अगर कोई आवाज 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे अपश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जो हमें सुनाई नहीं देती। और अगर आवाज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसे पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और यहीं पर इंसानी कान की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। हमारा ये रडार सिस्टम एक बहुत ही सीमित रेंज में काम करता है। जैसे जानवरों की रेंज हमसे अलग होती है ना। हाँ, उदाहरण के लिए चमगादड़ को ही ले लीजिए। जहां हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज नहीं सुन सकते, वहां चमगादड़ इसी पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड को बहुत आसानी से सुन सकते हैं। और शायद वो भी अल्ट्रासाउंड निकालते हैं। बिल्कुल, वे इसका उपयोग रात के अंधेरे में रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए करते हैं, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आसपास लगातार ऐसी ध्वनियों का एक अदृश्य जाल मौजूद है, जिसे हमारा बाहरी कान पकड़ने में बिल्कुल असमर्थ है। ये विचार ही अपने आप में अद्भुत है कि दुनिया में कितना शोर है जो हमें कभी सुनाई ही नहीं देता। हम एक तरह के साइलेंट बबल में रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अब बाहरी कान ने अपने रेंज की ध्वनि को इकट्ठा कर लिया और उसे कान की नली में धकेल दिया। आगे क्या होता है? जब ध्वनि उस नली के आखिरी सिरे पर पहुंचती है तो उसका सामना एक दीवार से होता है, जिसे टिम्पैनिक झिल्ली या आम बोलचाल में कान का पर्दा कहते हैं। हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहीं से चरण 2 यानी मध्यकर्ण या मिडिल ईयर की शुरुआत होती है। यह वह जगह है जहां असल में आवाज का प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन मतलब आवाज को तेज किया जाता है। बिल्कुल। कान का पर्दा एक बहुत ही नाजुक और कसी हुई झिल्ली होती है। ध्वनि तरंगे जब इस पर्दे से टकराती हैं तो ये ठीक वैसे ही कंपन करता है जैसे किसी ढोल पर चोट मारने से उसकी झिल्ली कांपती है। ड्रम की तरह। हाँ, लेकिन इस पर्दे को सही तरीके से काम करने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत होती है, और वो है हवा के दबाव का संतुलन। हवा का दबाव? हाँ, अगर पर्दे के बाहर और अंदर हवा का दबाव अलग-अलग हो तो पर्दा न सिर्फ अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके फटने का खतरा भी रहेगा। ओहो। यहीं पर मध्य कान की एक बेहद खास संरचना यूस्टेशियन नलिका की भूमिका अहम हो जाती है। यूस्टेशियन नलिका? तो ये दबाव को कैसे संतुलित करती है? ये नलिका मध्य कान से निकलकर सीधे नेजोफेरिंग्स में जाकर खुलती है। नेजोफेरिंग्स मतलब? हमारे नाक और गले के पीछे का हिस्सा। बिल्कुल वही। इस नलिका का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि मध्य कान के अंदर हवा का दबाव बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा बाहरी दुनिया में है। अरे, इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन असल जिंदगी का उदाहरण लिया जा सकता है। बताइए। हम सभी ने कभी न कभी हवाई जहाज में उड़ान भरते समय या अचानक किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते समय कानों के बंद होने का अनुभव किया होगा। ऐसा लगता है जैसे कान के अंदर कुछ भर गया है, आवाजें दब गई हैं और एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। एकदम सही उदाहरण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई पर बाहर का हवा का दबाव कम हो जाता है, जबकि मध्य कान के अंदर का दबाव वही पुराना वाला रहता है। तो इस वजह से पर्दा तन जाता है। हाँ, पर्दा बाहर की तरफ तन जाता है और कंपन नहीं कर पाता। और फिर अचानक जब हम जम्हाई लेते हैं, कुछ निगलते हैं या च्युइंगम चबाते हैं तो एक
पॉप की आवाज के साथ कान खुल जाते हैं। बिल्कुल। तो असल में वो हमारी यूस्टेचियन नलिका ही होती है जो उस वक्त गले की तरफ खुलती है और बाहर के बदलते दबाव के साथ मध्य कान के दबाव को बराबर कर देती है। हाँ, वो पॉप की आवाज उसी नलिका के खुलने की होती है। ये तो शरीर के अंदर फिट किया गया एक कमाल का ऑटोमेटिक प्रेशर वॉल्व है। सही कहा। अब एक बार जब दबाव संतुलित हो जाता है और पर्दा कंपन करने लगता है तो ये कंपन मध्य कान की 3 छोटी हड्डियों तक पहुंचता है, जिन्हें कर्ण अस्थियां या ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। हाँ, और इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है। MIS यानी MIS। MIS मतलब मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये तीनों हड्डियां एक श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, है ना? बिल्कुल। और इनका काम ध्वनि तरंगों को कई गुना बढ़ाकर आगे भेजना है। लेकिन ना मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती थी। कान के पर्दे से सीधे दिमाग तक सिग्नल भेजने के बजाय बीच में इन 3 हड्डियों का होना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऊपर से देखने में शायद लगे, लेकिन जब हम इनकी संरचना को गहराई से देखते हैं तो इनका विज्ञान हैरान कर देता है। तो चलिए इन्हें थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहली हड्डी है मेलियस, जो सीधे कान के पर्दे से जुड़ी होती है। इसका आकार बिल्कुल एक हथौड़ा या हैमर जैसा होता है। हैमर जैसा। लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये हड्डी शरीर के किसी और हिस्से का ही संशोधित रूप है ना? हाँ, जीव विज्ञान के विकास के नजरिए से देखें तो ये बहुत चौंकाने वाला है। मेलियस हड्डी असल में आर्टिकुलर बोन का ही एक रूपांतरण है। आर्टिकुलर बोन, जो निचले जीवों में जबड़े का हिस्सा होती है। बिल्कुल। लाखों सालों के विकास ने जबड़े की इस हड्डी को खिसकाकर मध्य कान में फिट कर दिया। वाह। और ये मेलियस हड्डी अगली हड्डी से जिस जोड़ के जरिए जुड़ी होती है उसे कब्जा संधि यानी हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक वैसा ही जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है, जो उसे एक ही दिशा में खुलने और बंद होने देता है। एकदम सही। हथौड़े के बाद बारी आती है दूसरी हड्डी की, जिसका नाम है इंकस। इसका आकार घड़ीनुमा या निहाई, जिसे अंग्रेजी में एनुअल कहते हैं, उसके जैसा होता है। हाँ, निहाई वो लोहे का भारी ब्लॉक होता है जिस पर रखकर लोहार चीजों को हथौड़े से पीटता है। तो कल्पना कीजिए कि कान का पर्दा हिलता है तो हथौड़ा यानी मेलियस इस निहाई यानी इंकस पर चोट करता है। बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। और ये इंकस हड्डी भी विकास का एक चमत्कार है। ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है। ये भी जबड़े से ही आई है। हाँ, ये वाकई हैरानी की बात है कि कैसे करोड़ों सालों में जबड़ों और खोपड़ी की हड्डियां खिसककर कान की इतनी सूक्ष्म और संवेदनशील प्रवर्धन मशीनरी में बदल गई। प्रकृति का रिसाइकलिंग प्रोग्राम बहुत ही शानदार है। कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। सही कहा। और अब आती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज। इसका आकार घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू जैसा होता है। इसे स्टिरअप भी कहते हैं। यह हड्डी हायोमैंडिबुलर बोन का रूपांतरण है। और सबसे खास बात यह है कि ये स्टेपीज हड्डी इंकस के साथ जिस जोड़ से जुड़ी होती है उसे कंदुक खल्लिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बिल्कुल, ये वही जॉइंट है जो हमारे कंधों या कूल्हों में पाया जाता है और जो हर दिशा में घूमने की आजादी देता है। तो स्टेपीज को इतनी आजादी क्यों चाहिए? क्योंकि स्टेपीज का ये जोड़ उसे एक पिस्टन की तरह काम करने की सुविधा देता है। मध्य कान की इन हड्डियों के हथौड़े, निहाय और घोड़े की नाल जैसे आकार और उनके काम करने का यह मैकेनिकल तरीका ध्वनि की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक बार जब आवाज प्रवर्धित हो जाती है तो उसे मध्य कान से बाहर भी तो निकलना होगा। हाँ, और इसके लिए मध्य कान और आंतरिक कान के बीच 2 छोटे दरवाजे या खिड़कियां होती हैं। पहली है फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो। ओवल विंडो। स्टेपीज हड्डी इसी ओवल विंडो से जुड़ी होती है और पिस्टन की तरह काम करते हुए प्रवर्धित ध्वनि को आंतरिक कान के अंदर धकेलती है। और दूसरी खिड़की कौन सी है? इसके ठीक नीचे दूसरी खिड़की होती है, फेनेस्ट्रा रोटेंडस या राउंड विंडो। तो अगर ओवल विंडो से दबाव अंदर जा रहा है तो राउंड विंडो उस दबाव को बाहर निकालने का रास्ता देती होगी, ताकि आंतरिक कान के अंदर का तरल पदार्थ आसानी से लहरें बना सके। बिल्कुल सटीक। जैसे अगर आप पानी से भरे गुब्बारे को एक तरफ से दबाएं तो उसे दूसरी तरफ से फूलने की जगह चाहिए होती है। ये दोनों संरचनाएं उस यांत्रिक ध्वनि ऊर्जा को आंतरिक कान के तरल पदार्थ में भेजने का मुख्य द्वार हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? बाहरी कान ने आवाज पकड़ी, पर्दे ने उसे महसूस किया, 3 हड्डियों ने उसे प्रवर्धित किया और ओवल विंडो से अंदर धकेल दिया। हाँ, यहाँ तक तो मैकेनिकल काम हुआ। लेकिन आवाज अभी भी भौतिक ऊर्जा या कंपन ही है।
दिमाग तो कंपन नहीं समझता, उसे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। बिल्कुल, दिमाग की भाषा बिजली है। और यहीं से शुरू होता है चरण 3, आंतरिक कर्ण यानी इंटरनल ईयर। ये वो जगह है जहां सुनना और संतुलन एक हो जाते हैं। हाँ, आंतरिक कान को विज्ञान की भाषा में मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहा जाता है। लेब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, है ना? हाँ, और ये सच में हड्डियों के अंदर बनी एक भूल भुलैया ही है। इस पूरी भूल भुलैया के अंदर 2 तरह के तरल पदार्थ भरे होते हैं, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, ये नाम याद रखने लायक है। बिल्कुल। ओवल विंडो से आने वाला हर कंपन इन्हीं तरल पदार्थों में लहरें पैदा करता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये आंतरिक कान सिर्फ सुनने का काम नहीं करता, हाँ। बल्कि इसका आधा हिस्सा शरीर को संतुलित रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सही कहा। इसके कई हिस्से हैं। इस भूल भुलैया को हम मुख्य रूप से 3 संरचनाओं में बांट सकते हैं: वेस्टिब्यूल, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और कोक्लिया। तो चलिए पहले सुनने वाले हिस्से यानी कोक्लिया की बात करते हैं। ये देखने में किसी घोंघे या स्नेल के खोल की तरह होता है। गोल गोल घुमा हुआ। हाँ, कोक्लिया एक कुंडलित या घूमी हुई ट्यूब है जो करीब 2 और 3/4 बार घूमी होती है। सुनने की पूरी प्रक्रिया इसी कोक्लिया से संबंधित है। इसके अंदर का ढांचा भी बहुत जटिल होता है ना, बहुत ज्यादा। इसमें स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पनी जैसी नलिकाएं होती हैं, और जिस जगह पर ये नलिकाएं आपस में मिलती हैं उसे हेलिकोट्रोमा कहते हैं। तो जब ओवल विंडो से कंपन अंदर आता है तो इन नलिकाओं में भरा पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ द्रव लहरें बनाने लगता है। बिल्कुल, जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। और इन्हीं लहरों को पकड़ने के लिए कोक्लिया के अंदर सुनने का असली केंद्र मौजूद है, जिसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहा जाता है। हाँ, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई रीसनर की झिल्ली और बेसिलर झिल्ली के बीच स्थित होता है। मैंने पढ़ा था कि इसे हम एक पियानो कीबोर्ड की तरह सोच सकते हैं। पियानो कीबोर्ड बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे ही तरल पदार्थ की लहर बेसिलर झिल्ली से टकराती है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बेहद सूक्ष्म बाल, जिन्हें हेयर सेल्स कहते हैं, वो मुड़ जाते हैं। और यही वो जादुई पल है जब यांत्रिक कंपन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है और फिर ऑडिटरी नर्व के जरिए सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये प्रक्रिया जितनी जटिल और तेज है, वो आंतरिक कान का दूसरा काम उससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। आप संतुलन वाले काम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शरीर का संतुलन बनाए रखना। आंतरिक कान के बाकी 2 हिस्से, वेस्टिब्यूल और 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, शरीर के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। कान महज एक सुनने का उपकरण नहीं है, ये हमारे शरीर का मुख्य संतुलन केंद्र भी है। ये सच में एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। मतलब कान का काम हमें गिरने से बचाना भी है। ये कैसे संभव है? इसे 2 तरह के संतुलन में बांटा जा सकता है, गतिशील यानी डायनामिक और स्थिर यानी स्टैटिक। डायनामिक संतुलन मतलब जब हम चल रहे होते हैं? हाँ, जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या अपना सिर घुमा रहे होते हैं तो उसे गतिशील संतुलन या डायनामिक बैलेंस कहते हैं। इसे संभालने का काम 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं करती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। बिल्कुल, ये तीनों नलिकाएं पूर्वकाल, पश्चकाल और बाहरी 3 अलग-अलग दिशाओं में जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सिस की तरह स्थित होती हैं। तो जब हम सिर घुमाते हैं तो इन नलिकाओं के अंदर का तरल पदार्थ भी हिलता होगा। एकदम सही। इन नलिकाओं के निचले सूजे हुए हिस्से को एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला। इस एम्प्यूला के अंदर एक विशेष सेंसर होता है जिसे क्रिस्टा कहा जाता है। जब तरल पदार्थ हिलता है तो ये क्रिस्टा उस गति को महसूस करता है और दिमाग को बताता है कि सिर किस दिशा में घूम रहा है। तो ये क्रिस्टा ही हमारे शरीर के गतिशील संतुलन को संभालता है। हाँ। और जब हम स्थिर होते हैं, मतलब मान लीजिए मैं बस एक जगह शांति से खड़ी हूँ, तब भी तो गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींच रहा है। शरीर को ये कैसे पता चलता है कि मैं सीधा खड़ी हूँ या लेटी हुई हूँ? इसके लिए काम आता है स्थिर संतुलन या स्टैटिक बैलेंस। यह काम कोक्लिया और नलिकाओं के बीच स्थित वेस्टिब्यूल करता है। अच्छा, तो वेस्टिब्यूल का काम स्टैटिक बैलेंस है। वेस्टिब्यूल के अंदर एक दूसरे तरह का सेंसर मौजूद होता है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। मैक्यूला गुरुत्वाकर्षण के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो क्रिस्टा डायनामिक बैलेंस के लिए है और मैक्यूला स्टैटिक बैलेंस के लिए है। बिल्कुल सही से समराइज किया आपने। ये पूरा सिस्टम बिना हमारे सोचे ही हर मिलीसेकेंड हमारे दिमाग को लगातार अपडेट देता रहता है कि हम अंतरिक्ष में किस स्थिति में मौजूद है। ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है ना? शरीर की इंजीनियरिंग अद्भुत है। तो चलिए इस पूरी अद्भुत यात्रा को एक बार समेटते हैं। ध्वनि की तरंगे सबसे पहले हमारे कर्ण पल्लव से टकराती हैं,
बाह्य कर्ण नाल से होते हुए कान के पर्दे को कंपित करती हैं। फिर मध्य कान में मौजूद विकास का चमत्कार, मेलियस, इंकस और स्टेपीज नाम की 3 हड्डियां उस ध्वनि को प्रवर्धित करती हैं। बिल्कुल। इसके बाद ओवल विंडोज से वो ध्वनि आंतरिक कान की भूल भुलैया में लहरें पैदा करती है, जहां कॉक्लिया का ऑर्गन ऑफ कोटाय उसे डिकोड करके दिमाग तक पहुंचाता है। और उसी समय उसी भूल भुलैया का दूसरा हिस्सा भी अपना काम कर रहा होता है। हाँ, वेस्टिब्यूल और अर्धवृत्ताकार नलिकाएं अपने क्रिस्टा और मैक्यूला की मदद से हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं। इस पूरी कार्यप्रणाली से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि कान को केवल एक माइक्रोफोन समझना बहुत बड़ी भूल है। तो इसे क्या कहना चाहिए? ये वास्तव में शरीर का एक बेहद संवेदनशील जायरोस्कोप भी है, जो हर पल हर दिशा में हमारे संतुलन को मापता है और हमें स्थिर रखता है। आंतरिक कान में सुनने का तंत्र और संतुलन का तंत्र दोनों एक साथ, एक ही जगह और एक ही तरह के तरल पदार्थ यानी पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में काम करते हैं। और यहीं पर इस पूरी एनाटॉमी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। वो क्या? हमने देखा कि आंतरिक कान में सुनने का तंत्र यानी कॉक्लिया और संतुलन का तंत्र यानी वेस्टिब्यूल और नलिकाएं एक ही द्रव प्रणाली का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, दोनों एक ही भूल भुलैया का हिस्सा हैं। साथ ही हमने शुरुआत में पराश्रव्य ध्वनियों या अल्ट्रासाउंड के बारे में जाना, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते। चमगादड़ वाली बात। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि चूंकि वे दोनों तंत्र एक ही तरल पदार्थ साझा करते हैं, क्या लगातार बेहद उच्च आवृत्ति की इन पराश्रव्य ध्वनियों के संपर्क में रहने से भले ही हम उन्हें सुन न सकें, उन ध्वनियों की अदृश्य ऊर्जा हमारे आंतरिक कान के उस साझे तरल पदार्थ में सूक्ष्म कंपन पैदा कर सकती है? ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है। और क्या, अनजाने में ये हमारे शरीर के स्थिर और गतिशील संतुलन तंत्र में कोई अस्थायी भ्रम या चक्कर आने जैसी बाधा उत्पन्न कर सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि विज्ञान में अक्सर जो चीजें हमें दिखाई या सुनाई नहीं देती, उनका हमारे जीव विज्ञान पर सबसे गहरा प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल। अगर कान का तरल पदार्थ उच्च ऊर्जा वाली अदृश्य ध्वनि तरंगों से प्रभावित होता है, तो ये पूरी तरह से संभव है कि हमारा संतुलन तंत्र भ्रमित हो जाए, बिना हमें ये पता चले कि असल में ट्रिगर क्या है। मतलब हम सोचेंगे कि चक्कर क्यों आ रहे हैं और वजह शायद कोई ऐसी आवाज हो जो हमने सुनी ही नहीं। बिल्कुल। ये भौतिकी और जीव विज्ञान के चौराहे पर खड़ा एक ऐसा विषय है जिस पर निश्चित रूप से और अधिक शोध की जरूरत है। सच में ये एक ऐसा विचार है जिसे हम आज यहीं छोड़ रहे हैं, ताकि सुनने वाले इस पर खुद और गहराई से सोच सकें। मुझे यकीन है कि ये विचार कई लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। कान की इस जटिल भूल भुलैया और इसकी अद्भुत कार्यप्रणाली को समझने का ये सफर बेहद शानदार रहा। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपने आसपास की दुनिया को लेकर नई चीजें सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और सबसे बढ़कर जिज्ञासु बने रहें।